नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायोग्लोज में। तो देखिए, आज का हमारा नया टॉपिक होने वाला है फोटोसिंथेसिस, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण को हम समझने से पहले हम कुछ मुख्य इसमें जो बिंदु हैं उन्हें देख लेते हैं। कि देखिए, यहाँ पर बताया गया है टॉपिक क्या है हमारा, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, इसमें पहले प्रकाश संश्लेषण को पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उन्हें जान लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे सबसे पहला पॉइंट हमारा है ऑटोट्रोपस, या हम कह सकते हैं स्वपोषी। स्वपोषी किन्हें कहेंगे? वे सभी जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, वे स्वपोषी हैं। ठीक है ना। इसके बाद दूसरा पॉइंट हम देखते हैं परपोषी हैं, हेटरोट्रोपस, यानी कि वे जीव जंतु जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों या अन्य जीव जंतुओं पर निर्भर होते हैं, वे हेटरोट्रोपस हैं। इसके बाद हम बात करते हैं परजीवी की बात करते हैं, यानी कि परजीवी वे जीव होंगे जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, वे परजीवी हैं, जैसे अमरवेल। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा कि जो मर्तोपजीवी हैं, कुछ ऐसे जीव हैं या जो जीव जंतु हैं जो सड़े गले जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मर्तोपजीवी हैं। चलिए, इसके बाद हम आपने ये बहुत अच्छे से समझा होगा। और हमारे जो यहाँ से टॉपिक शुरू हो रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, आखिरकार प्रकाश संश्लेषण शब्द किसने दिया और कहाँ से प्रकाश संश्लेषण की जो रिसर्च के बारे में पता चला, वो किस किस प्रकार से चला और कौन कौन वैज्ञानिक आए, किनका क्या क्या यहाँ पर योगदान रहा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण के ज्ञान का जो था वो विकास क्या था, हम यहाँ पर पढ़ते चलते हैं कि वैज्ञानिकों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की जानकारी के लिए समय समय पर विभिन्न प्रयोग किए गए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने उस समय तक प्रकाश संश्लेषण जैसे शुरुआत में पता चला, तो धीरे धीरे जो साइंटिस्ट आए उन्होंने ही अपने यहाँ पर प्रयोग दिए। तो सबसे पहले यहाँ हम प्रयोग देखते हैं जोसेफ प्रिस्टले का। जोसेफ प्रिस्टले ये एक वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने 1770 ईस्वी में बताया कि पेड़ पौधों की वृद्धि में वायु एक अनिवार्य भूमिका निभाती है। चाहे वो पेड़ पौधे हैं, उसमें जो वायु है वो बहुत मुख्य भूमिका निभाती है। और 1774 ईस्वी में इन्होंने ऑक्सीजन की भी खोज की थी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि O2 जो ऑक्सीजन है, इसकी खोज किसने की? तो जोसेफ प्रिस्टले ने की। और इन्होंने अपने प्रयोग में क्या बताया, देखिए यहाँ पर इनका कुछ प्रयोग था। यहाँ पर इन्होंने एक बेल जार ले लिया है, ये कांच का बॉक्स है, और इसमें इन्होंने जलती हुई कैंडल को रखा। लेकिन जैसे इन्होंने ये रख दिया है, तो यहाँ पर इसे नेक्स्ट सेकंड टाइप में देखते हैं हम कि बिना ऑक्सीजन के, बिना हवा के क्या होता है, मोमबत्ती बुझ जाती है। ये था इनका पहला। फिर इन्होंने सेकंड इसमें किया कि एक जीवित चूहे को इन्होंने इस बॉक्स के अंदर बंद कर दिया है। लेकिन जो चूहा था वो जीवित था, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, बिना ऑक्सीजन के चूहा मर जाता है। इन्होंने फिर एक बॉक्स में एक जहाँ पर इन्होंने जलती मोमबत्ती, चूहा और एक वृक्ष रखा है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें जीवित फॉर्म में हैं। ठीक है, तो इससे ये साबित होता है कि जीवों की वृद्धि के लिए ऑक्सीजन या वायु की आवश्यकता होती है। और ये प्रयोग क्या कहलाता है? जोसेफ प्रिस्टले का प्रयोग कहलाता है। इसके बाद जो वैज्ञानिक है जॉन एजेनहाउस, ये इनके बाद वैज्ञानिक आए। इन्होंने क्या किया कि जोसेफ प्रिस्टले के प्रयोग को अंधेरे में और प्रकाश में किया। जोसेफ प्रिस्टले ने जो अपना प्रयोग दिया था चूहे और मोमबत्ती इनके ऊपर, इन्होंने क्या किया कि एक प्रयोग तो इन्होंने अंधेरे में किया और दूसरा कब किया? इन्होंने प्रकाश में किया। तो देखिए प्रयोग में क्या होता है कि यहाँ पर इन्होंने देखा कि अंधेरे में रखने से, ये अंधेरे में इन्होंने जो प्रयोग किया कि अंधेरे में इनमें जो क्रिया हुई प्रकाश संश्लेषण की, वहाँ पर क्या थी? O2 जो मुक्त हो रही थी वो O2 मुक्त नहीं हुई। लेकिन प्रकाश में हम देखते हैं कि प्रकाश में यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन O2 जो है वो मुक्त हो रही है। इसके बाद देखिए ये और साइंटिस्ट आए, जैसे हम यहाँ बात करते हैं एंटोनी लेवोसियर। जो ये वैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने बताया कि पेड़ पौधों में जो प्रकाश, यहाँ पर हमने ये प्रकाश संश्लेषण लिखा है शॉर्ट फॉर्म में। प्रकाश संश्लेषण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 वो इन होती है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उन्हें पेड़ पौधे क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, तथा आउटपुट में क्या देते हैं? ऑक्सीजन निकलती है। आउटपुट में क्या निकलती है? ऑक्सीजन। जो सन 1785 में इन्होंने इस बात को बताया अपने प्रयोग में। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर जो साइंटिस्ट आए हैं
उन्होंने बताया, इनका नाम था जूलियस सेकस, है ना। इन्होंने 1854 में इन्होंने क्या बताया कि पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इसका ग्लूकोज या शर्करा बनती है तथा इसे ये जिससे ये क्या बनता है, स्टार्च बनता है। इसके बाद वैज्ञानिक है जूलियस रॉबर्ट मेयर, इन्होंने क्या बताया कि प्रकाश संश्लेषण में जो ऊर्जा का फॉर्मेशन होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो रासायनिक प्रकार की ऊर्जा होती है। हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में बनने वाली ऊर्जा कैसी है, रासायनिक ऊर्जा है। हम देखिए एक बहुत मुख्य प्रयोग है यहाँ पर, T.W. एंजिलमैन, ये साइंटिस्ट हुए हैं। इन्होंने क्या किया कि प्रकाश संश्लेषण को समझाने के लिए जो सूर्य का प्रकाश था, ये क्या है, ये सूर्य है यहाँ पर, और इसी का जो ये प्रकाश था, इन्होंने एक प्रिज्म से प्रकाश को गुजारा, और प्रिज्म को प्रकाश से जो प्रकाश था उसे प्रिज्म से गुजारने के लिए जैसे जैसे प्रकाश को प्रिज्म पर डाला जाता है तो प्रकाश में 7 रंग में प्रकाश जो है वो विभक्त हो जाता है। और 7 रंग में विभक्त होने पर आप देख रहे होंगे कि ये 7 रंग के हमने यहाँ पर नाम लिखे हैं। जैसे विबग्योर, तो सबसे पहले यहाँ पर दिखाया जाता है वी से वायलेट है, आई से इंडिगो है, और बी से ब्लू है, और जी से यहाँ पर ग्रीन है, वाई से यहाँ पर येलो है, और ओ से यहाँ पर ऑरेंज है, और आर से यहाँ पर रेड है। देखिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है सबसे अच्छा प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो रेड प्रकाश में होती है, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य बहुत ही सूटेबल है। क्या तरंग दैर्घ्य है, किस प्रकार से तरंग दैर्घ्य होता है, कितना होना चाहिए, क्या, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं, कन्फ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। तो रेड प्रकाश में सबसे अच्छी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसके बाद हम इनके प्रयोग को पढ़ते हैं कि सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण का प्रयोग क्लेडोफोरा में किया। क्लेडोफोरा क्या था, एक ऑक्सी बैक्टीरिया था जिन्होंने प्रकाश के घटकों को प्रिज्म की सहायता से अलग किया, तथा एक हरे शैवाल क्लेडोफोरा को यहाँ पर जिसे उन्होंने ऑक्सी बैक्टीरिया के निलंबन में रखा गया। जो क्लेडोफोरा शैवाल था उसे ऑक्सी जो बैक्टीरिया है उसके निलंबन में रख दिया है। उन्होंने पाया कि ऑक्सी बैक्टीरिया नीले व लाल रंग के प्रकाश में एकत्रित हो गए हैं। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो नीला और लाल प्रकाश है सबसे मुख्य ज़्यादा है। तो कहाँ, वैसे तो दोनों प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत अच्छी प्रकार से होती है, लेकिन मुख्यतः हम प्राथमिकता किसे देंगे, रेड प्रकाश को, जो लाल प्रकाश है। हम ये देखें कि आमतौर पर हम देखें कि क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल ए और बी के अवशोषण स्पेक्ट्रम से मेल खाता है। हम ये कह सकते हैं कि जो इनका जो स्पेक्ट्रम है लाल और नीले प्रकाश का, वो प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही उचित हैं। और ये क्लोरोफिल ए और ये स्पेक्ट्रम क्या है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। यहाँ पर सिर्फ हम बात करेंगे अभी प्रकाश संश्लेषण के मुख्य लक्षणों के बारे में। तो देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये जो है CH2O, ये सब क्या करता है, ये ग्लूकोज का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ वैज्ञानिक आए जिन्होंने कुछ समीकरण दिए। यहाँ पर इन्होंने क्या बताया, एक सल्फर बैक्टीरिया लिया, ठीक है, और इसके बाद में इन्होंने क्या किया, पहले हम इनकी थ्योरी पढ़ते हैं। देखिए कि इनका जो प्रयोग था वो बैंगनी व हरे रंग के बैक्टीरिया पर आधारित था। उन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश आधारित प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरणीय यौगिकों से प्राप्त H2 हाइड्रोजन तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित करके कार्बोहाइड्रेट बनता है, तथा इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन और जल से मुक्त होती है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा मुख्य है कि प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन मुक्त होती है इसका मुख्य घटक क्या है। इसका मुख्य घटक है यहाँ पर H2O, यानी कि जल से ही क्या निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है। और ये प्रश्न 2022 में अभी यूपी टेट हुआ है सेकंड लेवल जूनियर लेवल के लिए। यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है कि जो प्रकाश संश्लेषण है यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो किस चीज़ से मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड या जल। तो यहाँ पर ये किससे मुक्त होती है, जल से। बाद में ये बात के जो ऑक्सीजन है वो जल से प्राप्त होती है या मुक्त होती है, बाद में यह बात रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक से सिद्ध हो चुकी थी। ये कुछ टेक्निक है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण की कुछ यहाँ पर इक्वेशन दी गई है। यहाँ पर देखिए 6CO2 + 12H2O, तो ये क्या बना लेगा, एक तो ग्लूकोज बना लेगा C6H12O6, और यहाँ पर जल निकलेगा और साथ साथ में ऑक्सीजन निकलेगी, ठीक है ना। और इस ऑक्सीजन का मुख्य जो स्रोत है वो कौन है, यहाँ पर H2O है।
और इसी चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पर कुछ समीकरण से यहाँ दी गई, जैसे उन्होंने सल्फर बैक्टीरिया लिया, यहाँ ये है सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड और साथ साथ में यहाँ पर CO2 है। तो जैसे ये क्रिया करेगा तो यहाँ पर देखिए सल्फर तो ऑक्सीजन नहीं निकलती यहाँ पर, लेकिन यहाँ कुछ सल्फाइड निकलता है और ये क्या चीज़ें हैं, यहाँ ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो इससे ये साबित होता है कि ऑक्सीजन निकलना सिर्फ जल से संबंधित है। अब हम पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण का क्षेत्र। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश संश्लेषण का क्षेत्र या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, कि पौधों की पत्तियों एवं समस्त हरे भागों में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हम ये कह सकते हैं कि जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं उन सभी में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। लेकिन एक जीव है जिसे जो यानी कि जंतु होते हुए भी क्या कर सकता है, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं। आप सब लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमें उसका नाम बताइएगा, और नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे। देखिए जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियों में, या उन हम ये कह सकते हैं पत्तियों में ही क्या, जितने भी हरे भाग हैं उन सब में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। यहाँ पर पत्तियों की मीजोफिल कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का कोशिकांग पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं हम, हरित लवक। हरित लवक पाया जाता है। अब हरित लवक क्या है, देखिए हरित लवक, ये कुछ हरित लवक की संरचना बनाई गई है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये हरित लवक है, और हरित लवक एक ऐसा कोशिकांग है जिसमें अपना खुद का DNA होता है। और ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि ऐसे कोशिका में कौन से कोशिकांग हैं जिनके पास अपना खुद का DNA होता है। तो एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा हरित लवक है जिनके पास अपना खुद का DNA होता है। और DNA का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर आप देखिएगा कि ये दोहरी संरचना वाला कोशिकांग है, एक ये भित्ति एक ये, तो दोहरी संरचना वाला कोशिकांग है। दूसरा इनमें ये जो आपको ये लाइन वाली संरचना ये दिखाई दे रही है, ये लाइन वाली संरचना, तो इन्हें हम कहेंगे स्ट्रोमा लैमेली, इन्हें हम क्या कहेंगे, स्ट्रोमा लैमेली। और आपको ये जो सिक्के जैसी संरचना यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये वाली सिक्के जैसी संरचना, ये सब, इन्हें हम क्या कहेंगे, थैलेकाइड, ठीक है। और इन सिक्के जैसी संरचना एक की अगर हम बात करेंगे तो उसे थैलेकाइड कहेंगे। अगर हम ये पूरी की पूरी एक संरचना की बात करें, ये संरचना, तो इसे हम क्या कहेंगे, ग्रेना, ठीक है। और इनके ऊपर ही, थैलेकाइड के ऊपर ही बहुत छोटे छोटे महीम कण पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, पर्णहरिम, ठीक है ना। ये मुख्य भूमिका निभाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं में। और इसके अंदर का भरा बचा हुआ भाग, ये शेष भाग क्या कहलाता है, स्ट्रोमा कहलाता है। और यहाँ पर सबसे मुख्य प्रश्न क्या पूछा जाता है कि जो प्रकाशीय अभिक्रिया है प्रकाश संश्लेषण की, तो ये कहाँ पर होती है, प्रकाशीय अभिक्रिया प्रकाश में, तो ये कहाँ होगी, ग्रेना में। ये कहाँ पर संपन्न होती है, ग्रेना में। और जो अप्रकाशीय अभिक्रिया है तो ये कहाँ संपन्न होती है, ये संपन्न होती है स्ट्रोमा में, ठीक है। बाकी प्रकाशीय अभिक्रिया में मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद क्या बनता है, यहाँ पर ATP बनता है और NADPH बनता है, ठीक है। लेकिन अप्रकाशीय अभिक्रिया में क्या बनता है, यहाँ बनता है शर्करा, ठीक है। अब आप अगर कोई चीज़ें आप लोगों को समझ में नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप सब लोग, हमने आज जाना प्रकाश संश्लेषण की मुख्य विशेषताएं क्या थी और प्रकाश संश्लेषण के विषय में अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या क्या अपने प्रयोग किए। तो हम प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रियाविधि और प्रकाश स्पेक्ट्रम को पढ़ने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण के नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल बायोग्लोज पर। धन्यवाद।